नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे निराला की कहानी सकुल की बीवी की समीक्षा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सकुल की बीवी जो कहानी है ये निराला की कहानी है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके रचयिता है और एक सामाजिक कहानी है। यानी इस कहानी में ऐसे मुद्दे उठाए गए हैं जो समाज से जुड़े हुए हैं। इसमें रूढ़िवादिता और प्रेम को प्रस्तुत किया गया है। इसमें एक ब्राह्मण कि अपनी चोटी यानी अपने धर्म के प्रति लगाव तथा विधर्मी के प्रति प्रेम के मध्य कशमकश है। एक ब्राह्मण जो नायक है यहाँ पर वो ब्राह्मण धर्म से जुड़ा हुआ है और दूसरे धर्म के प्रति जो प्रेम का भाव आ जाता है, क्योंकि जो जिससे वो प्रेम करता है वो मुस्लिम धर्म की युवती है। और दोनों के मध्य जब प्रेम का भाव आ जाता है उसमें कशमकश की विचारधारा पनपती है। उसी का चित्रण किया गया है। ये विधर्मी स्त्री भी ब्राह्मण में पिता द्वारा मां को ठुकराए जाने के बाद सहृदय मुसलमान पुरुष से उत्पन्न पुत्री की कहानी है, जो समय अंतराल बाद पुनः इसी रूढ़िवादिता की शिकार हो जाती है। यानी जो केंद्र में कहानी है वो यही कहानी है। इसी कहानी को आधार बनाकर इस की जो पूर्णता है वो इस कहानी में प्राप्त की गई है। तो यहाँ पर विषय क्या है? एक ब्राह्मण युवक है, मुस्लिम युवती से प्रेम करता है, लेकिन इन दोनों के प्रेम की कहानी के मध्य अगर देखें तो निराला के जीवन घटनाक्रम भी इसमें लिए गए हैं। इसके साथ साथ जो उस समय समाज में समस्याएं हैं वो चाहे धर्म से जुड़ी हुई है, चाहे समाज से जुड़ी हुई है, चाहे स्त्री से जुड़ी हुई है, उन समस्याओं को भी इस कहानी में स्थान दिया गया है। ये जो कहानी है इसका प्रकाशन कब हुआ था? ये सुधा नामक जो पत्रिका थी ये कहाँ से निकलती थी? लखनऊ से निकलती थी और 1937 ईस्वी में इस कहानी को इस पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। इसी नाम से निराला की कहानियों का एक संकलन भी छपा था। कौन सी? सुकुल की बीबी नामक एक निराला की कहानियों का संग्रह भी प्रकाशित हुआ है। इस कहानी में अगर हम देखें तो वर्णवाद, जाति, हिंदू मुस्लिम आदि समस्याओं को अपनी रचनाओं के नए बोध या आधुनिक प्रगतिशील बोध के साथ प्रस्तुत निराला जी ने किया है। इस कहानी में अंतर्वस्तु में भी यही सब शामिल किया गया है। तो यहाँ पर अगर निराला की बात करें तो यहाँ पर ये कहानी के वाचक भी हैं और पात्र के रूप में भी है। यानी यहाँ पर निराला दोहरी भूमिका में है। एक तो कहानी को बताने वाले भी निराला है और इस कहानी में एक पात्र के रूप में भी निराला ने अपनी भूमिका यहाँ पर प्रस्तुत की है। कहानी इसमें क्या है कि निराला के स्कूल के मित्र हैं। कौन है? सुकुल है निराला के स्कूल के मित्र। उनके पड़ोस में रहने वाली ग्रेजुएट छात्रा से वो प्रेम कर बैठते हैं। बाद में उसके साथ रहने लगते हैं, लेकिन दोनों के विवाह में एक समस्या, एक दिक्कत आती है। जो सुकुल की प्रेमिका है बाद में उसकी पत्नी बन जाती है या बीवी बन जाती है। ये ब्राह्मण स्त्री के पेट से पैदा हुई है, लेकिन पली बड़ी कहाँ है? मुसलमान के घर में। सुकुल एक ब्राह्मणवादी या जो ब्राह्मण है और धर्म में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं। बाद में निराला उसे अपनी बहन बनाकर उसका विवाह संपन्न करवाते हैं। यानी जो नायिका है वो क्योंकि मुस्लिम है, लेकिन जो सुकुल है उन दोनों के विवाह में अड़चन क्या है? धर्म मुख्य तौर पर यहाँ पर दोनों के जो प्रेम मार्ग में बाधा है। लेकिन निराला के द्वारा उस मुस्लिम स्त्री को अपनी बहन बनाकर उसका विवाह अपने दोस्त सुकुल के साथ करवाया जाता है और ऐसा करके निराला दोनों का विवाह करवा देते हैं। मुख्य कथा तो बस इतनी है, लेकिन अगर हम बात करें कि इस कथा में जो हिंदू धर्म का या हिंदी समाज का यथार्थ, स्त्री की समाज में जो दशा और दिशा है, परिवार में उसकी हैसियत क्या है, वो सब बताने का कार्य यहाँ इस कहानी ने किया है। इसी बहाने 1930 के दशक में हिंदू मुसलमान समस्या का अंतर्गुंथन भी निराला इस कहानी में करते हैं। यानी इस दशक में हिंदू और मुसलमान धर्म के बीच में जो कटुता थी उसको भी उजागर किया है। इन्हीं के बीच में सुकुल, कुंवर और खुद निराला का व्यक्तित्वांतरण सामने आता है कि कैसे व्यक्तित्व का परिवर्तन होता है, अंतरण होता है, वो यहाँ पर इन्होंने प्रकट किया है। देखिए, सुकुल स्कूल के दिनों में चोटीधारी ब्राह्मण युवक थे, साथ ही हिंदूवादी संस्कृति और विचार के मुख्य प्रवक्ता भी हैं। लेकिन यही सुकुल
बाद में खुद के जीवन के विकास में एक आधुनिक प्रगतिशील मनुष्य और व्यक्ति बनकर उभरते हैं। देखिए, जो प्रगतिवाद है या प्रगतिशील विचारधारा है वो जाति पाति धर्म सामाजिक बंधनों से परे है। वो इन सबका विरोध करती है। क्षणवाद में विश्वास करने वाले ये विचारधारा सुकुल के व्यक्तित्व के माध्यम से देखी जा सकती है। कुंवर पैदा होती है जरूर ब्राह्मण स्त्री के पेट से, लेकिन पूरी तरह से वो उसका परवरिश किस में होता है, मुस्लिम रीति रिवाज और परंपराओं और मुस्लिम संस्कृति में वो पली बड़ी है और उसी में उसका विकास होता है। बाद में वह भी प्रेम में होकर बदलती है। सुकुल के मातृविहीन बच्चे को पालती है और एक आधुनिक स्त्री के रूप में उभर कर आती है। जो ये नायिका है उसकी बात यहाँ पर चल रही है कि वो पैदा तो उसकी माता एक ब्राह्मणी थी, लेकिन उसकी माँ को घर से निकाल दिया जाता है। ये कहानी आगे आएगी। घर से जब उसको निकाल दिया जाता है तो उसे कोई भी ब्राह्मण परिवार नहीं अपनाता, बल्कि एक मुस्लिम उसे अपनाता है। वहीं पर नायिका का जन्म होता है और नायिका बाद में सुकुल से विवाह कर लेती है, जो कि एक ब्राह्मण युवक है। उसके माता से हीन जो उसका बालक है उसकी वो परवरिश करती है और एक आधुनिक नारी के रूप में इस कहानी में सामने आती है। स्त्री, दलित, वंचित तबकों के सुख दुख व्यक्त इस कहानी में हुए हैं। इसके साथ ही स्वाधीनता और भावी राष्ट्र को लेकर जो विचार चल रहे थे उसमें वे आधुनिक धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के हामी बने हैं। निजी रिश्ते से लेकर सामाजिक रिश्ते में निराला उदार मानवीय मूल्यों को अपनाते हैं। सुकुल की बीवी कहानी में इस विचारधारा को देखा जा सकता है। सुकुल की बीवी कहानी का एक पक्ष यह भी है कि इस कहानी में निराला कुंवर की मां के माध्यम से उच्च वर्णीय अमानवीय मूल्यों को उद्घाटित करते हैं। वो कैसे उद्घाटित करते हैं कि कुंवर के पिता कुंवर की मां को त्याग देते हैं, जबकि वो ब्राह्मण परिवार से हैं, अपने आप को उच्च कुल का मानते हैं और वो दूसरी शादी कर लेते हैं। कुंवर की मां भटकते हुए एक मुसलमान के यहाँ शरण पाती है। ब्राह्मण स्त्री ब्राह्मणों के यहाँ शरण नहीं पाती। यानी उच्च कुल के जो लोग हैं वो अपने ही परिवार की स्त्री से, अपनी ही जाति की स्त्री से मुंह मोड़ लेते हैं, जबकि उस दुखी स्त्री को एक मुसलमान अपनी शरण में लेता है या अपने घर में उसे रहने के लिए जगह देता है। यह निराला बेवजह इस कहानी में इस घटनाक्रम को नहीं लाए हैं, क्योंकि कहानी में इन सब का सीधा संबंध उस समय की, उस दशक की बहसों से है, जिसमें हिंदू मुस्लिम धर्म के आधार पर राष्ट्र बनाने की बातें चल रही थी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू महासभा का मानना था कि हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं जो एक साथ नहीं रह सकते, और उसी विचार को लेकर ये कहानी आगे बढ़ती है। इस कहानी में भी यही बात सामने लाई गई है। धर्म के प्रति जो विचारधारा उस समय में थी वो सब यहाँ प्रकट की गई है, क्योंकि ये वो समय काल है जब हमारा देश एक राष्ट्र बनने के लिए संघर्ष कर रहा है। दो धर्म के लोग मुख्यतः इस देश में निवास कर रहे हैं, एक हिंदू धर्म और दूसरा मुस्लिम धर्म, और बाद में जब स्वतंत्रता प्राप्ति होती है तो इसी के नाम पर देश का विभाजन कर दिया जाता है। तो वही विचारधारा इस कहानी में भी वो लेकर चल रहे हैं। दूसरे धर्मों के अगुआ सवर्ण जातियों के भीतर ब्राह्मण जाति या अशराफ वर्ग के भीतर जो वर्णवादी पितृसत्तात्मक मूल्य प्रभावी हैं, वे ही एक धर्म आधारित राष्ट्र में प्रभावी रहेंगे। कुंवर की मां ब्राह्मण परिवार से निकाली जाती है और कुंवर मुस्लिम अशराफ के घर से निकल आती है। यानी पहले वो उसकी जो मां है वो हिंदुओं के द्वारा निकाल दी जाती है, ब्राह्मण परिवार के द्वारा निकाल दी जाती है, और बाद में कुंवर उसी हिंदू ब्राह्मण से विवाह करने के लिए मुस्लिम परिवार का त्याग कर देती है, वहां से बाहर निकल जाती है। निराला ने स्कूल के जीवन प्रसंग को भी व्यंग्यात्मक तरीके से इस कहानी में प्रस्तुत किया है। पुरातन पंथियों और हिंदूवाद की खिल्ली भी यहाँ पर उड़ाते हुए देखी जा सकती है। यानी जो प्राचीन रूढ़िवादिता है उसके प्रति जो विचार है, और हिंदू धर्म में जो हिंदूवाद की विचारधारा प्रचारित और प्रसारित हो रही थी, उसका भी यहाँ पर व्यंग्यात्मक तरीके से कहानी में उन्होंने उद्घाटन किया है। सुकुल का परिचय यहाँ पर आवश्यक है। ये निराला के विचार हैं। वो क्या कहते हैं कि सुकुल मेरे स्कूल के दोस्त हैं, साथ पढ़े उन लड़कों में से थे जिनका यह सिद्धांत होता है कि सिर कट जाए पर चोटी ना कटे। चोटी यहाँ पर ब्राह्मणवाद का प्रतीक है, अपने आप को उच्च दर्शाने का प्रतीक क्या है, चोटी है। सुकुल जैसे चोटी के एकांत उपासकों से चोटी की आध्यात्मिक व्याख्या उन्होंने कई बार
सुनी थी। तो निराला शुक्ल के व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। और सग्रंथी बालों के बल में आध्यात्मिक इलेक्ट्रिसिटी का प्रकाश न तो मुझे कभी दिखाई पड़ा और न ही मेरी कभी समझ में आया। यानी वो जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो मुझे कभी इस चोटी के माध्यम से दिखाई नहीं दिया। फलतः शुक्ल की और मेरी अलग अलग टोलियां हुई। टोली यानी अलग अलग दल हो गए। उनकी टोली में वो हिंदू लड़के थे जो अपने ही धर्म की रक्षा के लिए आया हुआ समझते थे कि अपने आप को कि मैं तो धर्म की रक्षा के लिए आया हूं, मैंने यहाँ पर अपने धर्म को बचाने के लिए जन्म लिया है। मेरी यानी निराला की टोली में वे लड़के जो मित्र को धर्म से बड़ा मानते थे। अतः हिंदू, मुसलमान, क्रिस्तान सभी वहां पर थे। यानी चाहे क्रिस्तान से मतलब क्रिश्चियन, कि चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सभी निराला की टोली में थे। लेकिन शुक्ल की टोली में वो हिंदू लड़के थे जो धर्म को सर्वोपरि समझते थे। लेकिन निराला की टोली में वो सभी धर्मों के लड़के थे जो मित्रता को सबसे ऊपर मानते थे। निराला की टोली में बाद में शुक्ल भी आ जाते हैं। शुक्ल की निराला की टोली में आने की यह यात्रा बड़ी दिलचस्प है। शुक्ल एक क्रिस्तानी कॉलेज में प्रोफेसर बनते हैं और उनके व्यवहार को भी निभाते हैं। यानी वैसा ही व्यवहार करते हैं, वैसे ही जो रीति रिवाज, रस्म या जिस तरह का व्यवहार क्रिश्चियन करते हैं। इसी दौरान वो मुस्लिम लड़की कुंवर से प्रेम करते हैं, मुर्गी भी खाते हैं और अंत में निराला की मदद से उससे विवाह भी कर लेते हैं। यानी बाद में धीरे धीरे शुक्ल के व्यवहार और धर्म में वो परिवर्तन भी दिखाई देने लगता है। शुक्ल की बीवी कहानी में आर्य समाज के 1930 के दशक में इस्लाम विरोधी और मुस्लिम विरोधी हो जाने का भी निराला संकेत करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट के तौर पर भी आप लिख सकते हो, लेकिन इसे अंडरलाइन जरूर आप करें कि आर्य समाज की उस समय में जो स्थिति थी उसका भी इन्होंने इस कहानी के माध्यम से उद्घाटन किया है। कुंवर की माँ जब एक मुस्लिम के यहाँ शरण पाती है तो आर्य समाज के लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और पुलिस में सूचना देते हैं। इससे उन्हें मुश्किलें आती है और वो दर दर भटकती है। कहानी में आर्य समाज की इस भूमिका को चिन्हित करने के पीछे निराला की वह चेतना है जिसमें वह ये जान जाते हैं कि भावी राष्ट्र निर्माण की गति में बाधक कौन होने वाला है। यानी जब देश स्वतंत्र होगा और भारत एक राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आएगा तो जो बाधाएं सामने आने वाली है वो किसके द्वारा आएगी। आज अगर देखा जाए तो आर्य समाज की कोई भी संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बची हुई नहीं है। तो यही बात यहाँ पर बताना चाहते हैं, क्योंकि आर्य समाज से स्वयं निराला भी प्रभावित रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके विचारों में परिवर्तन आ जाता है। सभी हिंदूवादी राजनीति के अगुवा बन चुके हैं। यानी अब ऐसा नहीं है कि देश या समाज के हित के लिए ये संस्थाएं प्रयास करें, ये हिंदूवादी राजनीति के अगुवा करने वाले बन चुके हैं तथा राष्ट्र के निर्माण के लोकतांत्रिक मूल्यों आधारों को तो ये खिलाफ हैं या उसे खत्म करने में सक्रिय हैं। शुक्ल की बीवी कहानी को इस संदर्भ में भी हमें देखना चाहिए, इसीलिए कि निराला ये बहुत सोच समझकर करते हैं, जबकि 1920 के दशक में आर्य समाज के कार्यों से वो काफी प्रभावित थे। उनकी शुरुआती कहानियों में हम देखें तो आर्य समाज की इन भूमिकाओं का वर्णन है। इसमें सुधारवादी तत्व भी हैं, अर्थात जातीय सुधार के तत्व, यानी जाति के नाम पर जो भेदभाव है उसको उसमें विचारधारा में परिवर्तन लाने के तत्व यहाँ पर देखे जा सकते हैं। और आर्य समाज अपने प्रारंभ में यूरोपीय तर्कवाद के तत्व लेकर चला था, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आया। लेकिन 1930 के बाद में अगर देखें तो जैसे जैसे एक आधुनिक लोकतांत्रिक और धर्म निरपेक्ष राष्ट्र के पक्ष में व्यापक जन गोलाबंदी होने लगी, वैसे वैसे जातीय सुधार की संस्थाओं में भी विभाजन होने लगा। मुख्य बात जो यहाँ बताना चाहते हैं कि पहले 1920 के दशक में निराला जी खुद आर्य समाज से प्रभावित थे, लेकिन बाद में 1930 के दशक में जैसे आर्य समाज के विचारधारा में परिवर्तन आया, वैसे वैसे निराला जी के विचारों में भी परिवर्तन आया। और उसी परिवर्तन को उन्होंने शुक्ल की बीवी कहानी में दर्शाया है। जब जो कुंवर की माता है उसको निकाल दिया जाता है और मुस्लिम परिवार के द्वारा जब उसे शरण दी जाती है तो आर्य समाजी उसका विरोध करते हैं। तो ये बताना चाहते हैं कि जो जातीय सुधार के लिए संस्थाएं कार्य कर रही थी, बाद में उनमें धीरे धीरे विभाजन हो जाता है। इसमें कुछ वर्णवाद
और धार्मिक संकीर्णता में सिमटने लगते हैं और कुछ आधुनिकता का रास्ता पकड़ लेते हैं। यानी कुछ तो अपनी पहली वाली विचारधारा में ही सिमट जाते हैं और कुछ नए विचारधारा को लेकर आगे बढ़ते हैं। हिंदू मुसलमान में विभाजन करने वाली, नफरत, अविश्वास फैलाने वाली बातों या उस समय जो हिंदूवादी संगठन के मिथ्या यानी जो झूठा प्रचार हो रहा था, झूठे गौरव आदि को निराला यहाँ पर काफी संज्ञान लेते हैं, यानी उसकी खबर लेते हैं और उसको अपनी रचनाओं में भी जगह देते हैं। अर्थात जो समाज में उस समय हिंदू संगठन थे जो अपनी झूठी ही गौरव गाथा गाया करते थे, अपना झूठा ही गौरव का बखान किया करते थे, उसकी इन्होंने कहानियों के माध्यम से या अपनी रचनाओं के माध्यम से खूब खबर ली है। सुकुल की बीवी कहानी में कुंवर जब अपनी कहानी सुनाती है तो वह इस पर ही केंद्रित करती है। क्या कहती हैं कि वाजपेयी जी को एक ब्याह से संतोष नहीं हुआ, दूसरी शादी की, तब मैं पेट में थी। वाजपेयी जी कौन है? यहाँ पर जो कुंवर है उसके पिता हैं। बिहटा मेरा ननिहाल है, स्थान है जो बिहटा वो ननिहाल है। किसी तरह गुजर न हुई, तब लोटा थाली बेचकर उस, यहाँ पर लाइनें रिपीट हो रही हैं, थोड़ा ध्यान दे कि किसी तरह गुजर बसर न हुई, तब लोटा थाली बेचकर उस खर्च से मैं लखनऊ गई। घर में पैर रखते ससुर और पति ने तेवर बदले। पति ने कहा इसके हमल है, हमार नहीं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि पति ने उसे स्वीकार नहीं किया। ससुर ने कहा बदचलन है, धर्म बिगाड़ने आई है, भली होती जो चली न आती, वहीं के लोग परवरिश करते। पड़ोसियों की भी राय थी, सोत ने धरती उठा ली। एक रात को किसकी बात चल रही है? यहाँ पर वाजपेयी जी के विवाह की बात चल रही है। वाजपेयी कौन है? जो कुंवर है उसके पिता है। उसकी माता जब अपने पति के द्वारा निकाल दी जाती है, वो एक ब्राह्मणी है, और उसके बाद वो ससुर के घर जाती है, लेकिन वहां पर ससुर कहते हैं कि ये हमारा धर्म बिगाड़ने के लिए आई है, यहाँ से चली जाए तो ज्यादा अच्छा है। और ऐसा ही हुआ। एक रात को पति ने बांह पकड़कर उसे निकाल दिया। रास्तों में मारी मारी फिरती रही। सुबह जिस आदमी ने उसके आंसू देखे वो मुसलमान था। उस वक्त माँ के दिल में हिंदू धर्म और भगवान के लिए कितनी जगह थी आप सोच सकते हैं। निसहाय अंतःसत्वा अबला केवल आश्रय चाहती थी। सहानुभूतिपूर्ण मनुष्यता युक्त वह एक मुसलमान से प्राप्त हुआ। अर्थात जो सुकुल की प्रेमिका कुंवर की माता है, उसको उसी के परिवार ने त्याग दिया। सभी ने उससे मुंह मोड़ लिया और बताते हैं कि जब उसका सुबह किसी ने अगर उसके आंसू या दुख दर्द को समझा तो वो एक मुसलमान था। तो यहाँ पर वो मुसलमान के प्रति जो सहानुभूति मिली वो मनुष्यता का भाव था, जिसके कारण मुसलमान ने उसे अपनाया था। निराला यहाँ एक तो यह सामाजिक सत्य देते हैं कि एक से अधिक विवाह करना हिंदू मुसलमान दोनों में उस समय प्रचलित था, क्योंकि जो कुंवर है उसके जो पिता है वाजपेयी, उन्होंने भी अलग अलग विवाह किए थे। इसके साथ जो अन्य श्रीमती गजानन शास्त्रिणी का बात करते हैं, उन्होंने भी विवाह किए थे। यह पितृसत्ता और पुरुष प्रधान तथा पीछे के समाजों की अपनी विशेषता थी। देखिए, पितृसत्तात्मक समाज में ये कोई बड़ी बात नहीं है कि पुरुष एक से ज्यादा विवाह कर ले, जो उनके धर्मों की नैतिकता में अमानवीय रूपों में मान्यता थी। यानी उनके धर्म में ये अमानवीय था, लेकिन फिर भी उसको मान्य था ये कि वो एक से ज्यादा विवाह कर सकते हैं। इसकी मार किस पर पड़ती थी? सबसे ज्यादा प्रभाव किस पर? स्त्री पर ही तो पड़ता था। श्रीमती गजानंद शास्त्रिणी कहानी में भी गजानंद शास्त्री 4 विवाह करते हैं। इसका उदाहरण आप यहाँ पर दे सकते हैं कि जिस प्रकार गजानन शास्त्रिणी जो इनकी कहानी है उसमें भी तो गजानन शास्त्री कई विवाह करते हैं। तो यहाँ पर उसी तरह सुकुल की बीवी जो कहानी है उसमें भी अगर हम देखें तो वो जो उनके पिता हैं वो दूसरा विवाह कर लेते हैं, जिसका भुगतान किसको करना पड़ता है? सुकुल की जो प्रेमिका है कुंवर, उसकी माता को ही तो करना पड़ता है। दूसरी बात निराला ने इस प्रसंग में जो उठाई है वो है स्त्री के प्रति सहानुभूतिपूर्ण मनुष्यता युक्त व्यवहार। स्त्री को मनुष्य मानना और उसके साथ मनुष्यता का व्यवहार करना, यही नए समाज, नए परिवार और राष्ट्र की विशेषता होनी चाहिए। देखिए, ये मुख्य उद्देश्य और मुख्य विचारधारा इस कहानी में कि स्त्री को
मनुष्य समझकर उसे पशु के समान ना समझे और उस समय जो स्त्री के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था उसको विशेष रूप से उद्घाटित किया है कि स्त्री के साथ मनुष्यता युक्त व्यवहार किया जाए, उसे पशु न समझे। और इसी से नए समाज का, नए परिवार का और नए राष्ट्र का विकास किया जा सकता है। यही निराला का और 30 के दशक की हिंदी रचनात्मकता का मुख्य स्वर है। जाहिर है कि हिंदी में यह सब इसलिए भी आ रहा था क्योंकि अब हिंदी समाज के भीतर अगर हम देखें तो मनुष्यता का व्यवहार करना, यही नए समाज, परिवार और राष्ट्र की विशेषता होनी चाहिए थी। यही निराला का और 30 के दशक की हिंदी रचनात्मकता का मुख्य स्वर भी है। जाहिर है कि हिंदी में ये सब इसलिए भी आ रहा था क्योंकि अब हिंदी समाज के भीतर स्वाधीनता, बराबरी, सम्मान की बहसें नीचे से भी आने लगी थी। यानी चारों तरफ से ये विचार सामने आ रहा था कि अब समाज में बराबरी और स्वाधीनता का अधिकार सबको होना चाहिए। वह नीचे तक पहुंच रही थी। ये बातें उच्च वर्ग से लेकर निम्न वर्ग तक, या एक गरीब से लेकर एक उच्च वर्ग की स्त्री तक भी ये बातें समझ में आ रही थी। अब वह सिर्फ बौद्धिकों यानी बुद्धिजीवियों तक ही सीमित विचारधारा नहीं थी। दूसरे किसी भी धर्म आधारित राष्ट्र में आज तक स्त्री को ये दर्जा और सम्मान, स्वतंत्रता, हैसियत न मिल पाई थी। इसीलिए निराला की ये कहानी उस दौर की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बहसों के साथ मिलकर पढ़नी चाहिए। यानी उस समय केवल एक समस्या नहीं थी, बल्कि जो विचारधारा है उसे राजनीति से, समाज से और संस्कृति से जोड़कर अगर हम उस पर विचार करें तभी हम नए समाज और नए राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। उसमें हिंदू राष्ट्र या धर्म आधारित राष्ट्र की परिकल्पना का रचनात्मक प्रतिरोध बहुत स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। खुद कुंवर भी अपनी पहचान छोड़ती है। वह न हिंदू होना चाहती है और न ही मुसलमान। अपनी कहानी सुनाते हुए क्या कहती है कि मुझे जातीय गर्व से घृणा हो गई है। मैंने कहा मैं शादी नहीं करूंगी, जी भर पढ़ना चाहती हूँ, बस यहीं से मेरे विचार बदलें। और ये एक नई विचारधारा की शुरुआत है स्त्री के जीवन में, जब वो कहती है कि मैं जातिवादी के फेर में नहीं पड़ना चाहती, ना ही मुझे विवाह करना है, मैं शिक्षा प्राप्त करना चाहती हूँ। आधुनिक युग की जो स्त्री है, आधुनिक युग की जो नारी है, वो अपने स्वतंत्र विचार रखती है। और इसी नायिका के माध्यम से निराला जी ने इन विचारों को स्थापित करने का प्रयास किया है। यह विचार बदलना ही तो मनुष्य को बदलना है। व्यक्तित्व अंतरण करता है, यानी मनुष्य के बदलते हुए व्यक्तित्व को उद्घाटित करता है। कुंवर का भी यही होता है, वह नए मनुष्य में बदलती है, उसके जीवन में नया बदलाव आता है। यही निराला का उद्देश्य भी है, कहानी का उद्देश्य भी यही है, नए मनुष्य में बदलना। नया मनुष्य अर्थात जाति और धर्म से अलग पहचान बनाना और अपना व्यापक व्यक्तित्व धारण करना ही नया मनुष्य है। और यही अगर देखें तो आधुनिक युग की, यही आधुनिक लोकतंत्र, धर्म निरपेक्ष जीवन मूल्य को अपनाना ही नए भारत की, नए राष्ट्र की पहचान है। इसी मूल्य के अंतर्गत कुंवर और सुकुल आपसी रिश्ते को विकसित करते हैं, अर्थात स्त्री और पुरुष संबंध की नई व्यवहारिकता को पाना, अपनाना, एक दूसरे के लिए बराबरी, आदर व मनुष्यता का व्यवहार ही इस कहानी का केंद्रीय विषय है। निराला के लिए एक राष्ट्र की परिकल्पना में यही मूल्य प्रधान है कि अगर हमें एक राष्ट्र को एक सूत्र में बांधना है तो उसकी परिकल्पना कैसे साकार हो सकती है, जब हम बराबरी का व्यवहार करेंगे, जब हम आदर का व्यवहार करेंगे, जब हम मनुष्यता का व्यवहार करेंगे। स्त्री निराला के राष्ट्र की बुनियाद है, जरूरी नागरिक है। यही से निराला अपने समय में औरों से आगे बढ़ जाते हैं। यानी निराला के व्यक्तित्व को एक अलग और नई पहचान देने में यही विचार सबसे ज्यादा कारगर नजर आते हैं। कुल मिलाकर अगर देखें तो कहानी के लिहाज से ये कहानी उनकी बेहतरीन कहानियों में से एक है। भाषा की अगर बात करें तो इसमें हिंदी और उर्दू के शब्दों का स्वाभाविक रूप से प्रयोग निराला ने अपनी कहानी में किया है। तो ये निराला की कहानी सुकुल की बीवी का समीक्षात्मक वर्णन है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप चाहें तो इसे पॉइंट्स में बनाकर भी इस कहानी को लिख सकते हैं, नहीं तो इसी तरह से स्टेंजा बदलकर इसकी समीक्षा कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल